दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी तेहरान से। 4 जुलाई को निकली ये यात्रा 9 तारीख को उनका जो जन्म स्थान है मशाद, वहाँ जाकर कल्मिनेट करेगी। वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बीच ये यात्रा ईरान के कई हलकों से गुजरेगी और सिर्फ ईरान नहीं, इराक में भी जाएगी। और इराक में नजफ और करबला, इन 2 जगहों पर वो 8 जुलाई को संभवतः रहेगी। और दोस्तों, वहाँ पे जाने का मतलब यह है कि नजफ में हज़रत अली और करबला में इमाम हुसैन की दरगाह है। वहाँ से ये यात्रा आगे गुजरेगी, यहाँ होते हुए फिर ईरान में आएगी। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा। निश्चित रूप से दुनिया के किसी बड़े राजनेता की अंतिम यात्राएं जो होती हैं जिस तरह की, उस कड़ी में यह एक सचमुच अभूतपूर्व यात्रा होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों लोग इसमें शामिल होंगे। हम एग्जैक्ट संख्या अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि एक दिन की बात है, कल तो पता ही चल जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में टॉप लीडर्स की जो शव यात्राएं निकली हैं, अंतिम यात्राएं निकली हैं, ये उस श्रेणी की हो सकता है कि उनमें से कईयों को एक तरह से उससे आगे बढ़ जाने वाली बड़ी यात्रा होगी जिसमें लाखों लोग शरीक होंगे, अलग अलग हलकों के। कहा जा रहा है कि इराक के लोग भी शामिल हो सकते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी है, 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों की तरफ से भेजे गए विशेष दूत इस यात्रा में शरीक होंगे। हो सकता है वो सभी जगहों पर न रहें, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे उनमें शामिल होंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी व्यक्तिगत रूप से, मतलब ऑफिशियल कहिए, लेकिन उन्होंने पत्र लिखा है स्वयं। ये नहीं कि किसी अधिकारी की तरफ से गया है या एम्बेसी की तरफ से आया है। स्वयं राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजकर निवेदन किया है कि वो इस यात्रा में शरीक हों। लेकिन बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा में शरीक नहीं होंगे। उनके अपने कार्यक्रम हैं, वो विदेश यात्राओं पर हैं, रहेंगे उस समय संभवतः। और उनकी जगह भारत को रिप्रेजेंट करेंगे बिहार के राज्यपाल गवर्नर साहब सैयद अता हसनैन, जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं आर्मी में। इसके अलावा पवित्रा मार्घेरिटा, ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में। ये 2 लोग भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। चीन और रूस के टॉप लीडर्स भी इस यात्रा में शरीक होंगे और उसमें स्वयं पुतिन या शी जिनपिंग वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के टॉप लीडर्स को भेजा गया है। यहाँ तक कि रूस ने तो अपने पूर्व राष्ट्रपति को भेजा है, दिमित्री मेदवेदेव, और वाइस चेयरमैन जो रूस के हैं हेवेई, वो स्टैंडिंग काउंसिल के, वो इस यात्रा में शामिल होंगे, चाइना को रिप्रेजेंट करेंगे। बताया जाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य कई वहाँ के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होने जाएंगे और वे काफ़ी समय तक रहेंगे, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों, आयतुल्ला खामेनेई की नृशंस हत्या अमेरिकी इजरायली हमले में की गई थी पहले ही दिन 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को जो उनका कत्ल हुआ, उनकी नृशंस हत्या की गई, उसमें उनके परिवार के कई लोग मारे गए। यहाँ तक कि जो मुज्तबा खामेनेई जो अभी
सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे, वह भी बुरी तरह घायल हो गए थे। बाल बाल वो बचे, लेकिन लंबे समय तक उनका इलाज चला और संभवतः अभी भी इलाज पर वो बताए जाते हैं 28 फरवरी से अब तक। इसीलिए वो इस पूरे वॉर के समय कहीं दिखे नहीं, न तो टेलीविज़न पर दिखे, न तो उनको बोलते दिखाया गया कभी किसी अन्य माध्यम पर, और न तो फिजिकली वो लोगों के बीच आए। अनेक घटनाएं घटी लेकिन वो सामने नहीं आए। कयास लगाया जा रहा है कि कल अपने पिता और देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई उनकी शव यात्रा में वो शरीक होंगे। देखना है कि वाकई वो शरीक हो पाते हैं या किन्हीं कारणों से, सुरक्षा के कारण हो या उनकी अस्वस्थता का कारण हो, वो इस बार भी सामने नहीं आते हैं। ये एक कयास लगाया जा रहा है ईरान के अंदर भी और ईरान के बाहर भी। एक पहलू और इस यात्रा का है दोस्तों कि इतने लंबे समय तक ईरान ने अमेरिका से और इजराइल से मुकाबला किया। दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, दोनों के पास एटम बम है, ईरान के पास नहीं है। ईरान मिसाइलों से और ड्रोन से और अलग अलग तरह के अपने जो उनके पास जो भी हथियार हैं उनके ज़रिए वो अमेरिका और इजराइल से लगातार जूझता रहा। दुनिया की तमाम बड़ी ताकत, जितनी बड़ी ताकत दुनिया में हो सकती है, वो अगर अमेरिका इजराइल को मर्ज कर दिया जाए तो वो दोनों होती हैं। अमेरिका स्वयं सर्वोच्च शक्ति है, दुनिया की महाशक्ति है, और उसमें जुड़ गया उसका खुराफाती दोस्त इजराइल, जो अपने खुराफात के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की जनता ने अपने सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में इस लड़ाई को न केवल लड़ा बल्कि एक तरह से जीता भी। अमेरिका इजराइल दोनों को एक तरह से परास्त कर दिया, उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लेबनान पर इजराइल बमबारी किए जा रहा है ताकि किसी तरह से ये डील डिसरप्ट हो जाए, अमेरिका को फजीहत में डाल दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी बुद्धिमत्ता से, डिप्लोमेसी से और संघर्ष की क्षमता, जो प्रतिरोध की क्षमता है, उसके बल पर ये लड़ाई लगातार वो लड़े जा रहा है, जीते जा रहा है। रेजिस्टेंस न सिर्फ मैदान में, न सिर्फ आसमान में, न सिर्फ समंदर में, बल्कि रेजिस्टेंस वार्ताओं में भी, निगोशिएशंस में भी, वह भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, वह भी एक तरह का प्रतिरोध है, विचार का प्रतिरोध। ईरान ने बेमिसाल क्षमता दिखाई है, उसने वो ऊर्जा दिखाई है और उसने ये भी साबित किया है कि एक राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, एकजुटता क्या होती है, एक राष्ट्र की एकता क्या होती है, एक मुल्क होने का मतलब क्या होता है, नेतृत्व की क्या दक्षता होती है। ईरान ने वो दिखाया है। पहले ही दिन अपने सुप्रीम लीडर की नृशंस हत्या किए जाने के बाद भी वह डटा रहा। दूसरा कोई देश होता तो पस्त पड़ जाता, जितनी तबाही की गई। अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर कुछ भी नहीं छोड़ा तबाह करने से। लेकिन कुछ तो है ईरान में। वो क्या चीज है? मुझे लगता है कि वो सचमुच उनका देश प्रेम है। बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया के जो कहने के लिए बहुत ताकतवर अपने को पेश करते हैं, लेकिन वो वर्गों, वर्णों, तमाम तरह के खेमों और खानों में बटे रहते हैं। वो स्वयं युद्धरत रहते हैं अपने अंदर ही। तो वो दुनिया की बड़ी ताकतों से कैसे रूबरू हो पाएंगे? लेकिन ईरान, उसकी भी अपनी समस्याएं अंदरूनी हैं, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जब मामला आया दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति से जूझने की, क्योंकि हमला तो ईरान ने नहीं किया था, हमला तो उस पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था, तो सारे मतभेद भूल गए लोग। सारे मतभेद भूलकर ईरानी जनता ने
परचम लहराया, अपने देश का झंडा, और अपने नेताओं के नेतृत्व में हर कीमत पर लड़ने का फैसला किया। तबाही का मंजर देखा, लेकिन झुकने का नाम नहीं लिया। तो ये चीज जो है ईरान को महान देश बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस महान देश ईरान के सुप्रीम लीडर का कल जनाजा है। तो बड़ा दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और दोस्तों, दुनिया के इतिहास में अनेक बड़े नेता हुए, और बड़े नेता जो हुए उनकी अंतिम यात्राएं भी बड़ी हुई। दुनिया के ऐसे भी कुछ बड़े नेता हुए जिनकी अंतिम यात्राएं बहुत छोटी हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता का प्यार उनको नहीं मिला। ऐसी भी कुछ यात्राएं हैं, उनका भी मैं जिक्र कर सकता हूं। लेकिन आज मैं बड़ी जो अंतिम यात्राएं हैं दुनिया के बड़े नेताओं की, उनका भी एक जिक्र करूंगा। लेकिन इसके पहले ये बता दूं कि ईरान ने अपने देश के जो आधिकारिक नेता हैं, मतलब जो इलेक्टेड जो लोग हैं, जो सरकार में हैं, उनको तो बुलाया ही है, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है, उसके भी टॉप लीडर्स को बुलाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आया है इनविटेशन उस यात्रा में शामिल होने का। इसके अलावा सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री रहे हैं, उनको आया है। इसके अलावा वो जो पवन खेड़ा है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के मेंबर, उनको भी आया है। और भी बहुत सारी हस्तियों को, बहुत सारी शख्सियतों को आया है अपने देश में, क्योंकि ईरान और भारत के जनता के रिश्ते बहुत ही कारगर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो जनता से जनता के रिश्ते ईरान और भारत के हैं, वो सदियों पुराने हैं और आज भी अपनी जगह हैं। लेकिन दोस्तों, बताया जाता है कि ये जो यात्रा होगी, इसमें लाखों लोग शरीक होने जा रहे हैं। कितने लोग शरीक होंगे ये तो बताना कठिन है, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन जो आयतुल्ला अली जो खोमेनी थे, उनकी यात्रा के बारे में बताया जाता है कि 2 करोड़ लोग शामिल हुए थे उसमें। इस बार कितने लोग होते हैं कल पता चलेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि दुनिया में जो बड़ी शव यात्राएं या अंतिम यात्रा जो भी आप कह लीजिए, उसमें महात्मा गांधी की जो यात्रा है, अंतिम यात्रा 31 जनवरी 1948 को दिल्ली में जो निकली थी, उसमें भी लोग बताते हैं कि 10 लाख लोग थे और 15 लाख लोग रास्ते में खड़े होकर देख रहे थे और सलाम कर रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, अपने महान नेता के नृशंसता के ऊपर रोष प्रकट कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू की शव यात्रा भी बहुत विशाल थी, बहुत विशाल यात्रा थी, और लोग वाकई शोक में बिल्कुल परेशान और अपने नेता को देखने के लिए, आखिरी अंत में उनको देखने के लिए बिल्कुल उनका चेहरा, लोग बिल्कुल बेताब थे। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़े नेता अपने देश के हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, उस समय प्रीमियर कहलाते थे, और हालांकि वो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने, लेकिन प्रीमियर के तौर पे शुरू में बने थे। उनकी जो शव यात्रा थी, वो भी 14-15 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे। भारत की बड़ी शव यात्राओं में से एक है, बड़े बड़े नेताओं की। और दोस्तों, CN अन्नादुरई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और द्रविड़ मूवमेंट के एक महारथी, उनकी यात्रा भी 1969 में बताते हैं लोग कि 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे, 1.5 करोड़। माइकल जैक्सन 2009 में, आप सब जानते हैं माइकल जैक्सन को, उनका पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक थे, न सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया में वो अभी बहुत बड़ी। इसी तरह से पोप जॉन पॉल 2005 में बहुत बड़ी शव यात्रा उनकी भी थी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की, दोस्तों, अपने देश के जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनकी यात्रा भी लाखों में लोग उसमें शिरकत किया। फिडेल कास्ट्रो, वह भी अद्भुत अंतिम यात्रा थी। लोग बताते हैं कि बहुत दूर तक गई वो, कई किलोमीटर, बहुत दूर तक, और उसमें शामिल हुए लाखों लोग। इसी तरह से
लेडी डायना की यात्रा तो बताते हैं कि 20 लाख से भी अधिक लोग मौजूद थे और जो सड़क पर लोग थे वो अलग। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल की एक अंतिम यात्रा जिसको कह सकते हैं लोग, दिवंगत एक बड़े संस्कृत कर्मी, गीतकार, गायक असम के जुबिन गर्ग, जिनकी एक रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई थी परदेश में। जब वो असम आए, असम उनको लाया गया, उनकी डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को, वहाँ भी 20-25 लाख लोग सड़कों पर थे। तो ये विश्व की कुछ बड़ी शव यात्राएं, अंतिम यात्राएं, और ख़ास तौर पे उसमें भारत के कुछ बड़े नेताओं की वो मैंने आपके सामने रखी। और अब देखना है कि अयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा किस प्रकार गुजरती है तेहरान से लेकर, और उनके उनका जो जन्म स्थान है वहाँ पर वो कैसे जाती है। उस जगह का जो अपना महत्व है, मशाद का बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो तेहरान से मशाद के बीच इराक भी गुजरती है। इराक में क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पांस है, वह भी देखने लायक होगा दोस्तों। इस तरह से दुनिया में मैं समझता हूँ कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और कल के इस महत्वपूर्ण दिन को एक तरह से ईरान ने चैलेंज के रूप में लिया है कि कहीं कोई ऐसी वारदात न हो जिससे कोई लोगों को परेशानी हो, अतिथियों को कोई परेशानी हो। यूनाइटेड नेशन को भी ईरान ने पहले ही सूचित कर दिया था ताकि कोई भी खुराफाती मुल्क न कर सके, खासकर जो ईरान को नफ़रत करते हैं, जो ईरान को परेशान करना चाहते हैं, या ईरान की जनता और वहाँ की आवाम को अलग अलग समय पर वो लगातार परेशानी में डालते रहे हैं। तो काफ़ी उन्होंने एहतियात बरती है, और हम भी एक इंडियन होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते, और विश्व में शांति चाहने वाले एक नागरिक के तौर पे चाहते हैं कि अंतिम यात्रा जो खामेनेई साहब की हो वो शोक की यात्रा है, एक दुख की यात्रा है, और साथ में ईरानी जनता के संकल्प की यात्रा भी है। तो इसलिए उस मौके पर पूरी दुनिया को कोऑपरेट करना चाहिए, पूरी मनुष्यता को कोऑपरेट करना चाहिए, और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए दिवंगत नेता को, जिन्होंने अपने अपने देश के लिए, अपनी आवाम के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। कभी चिंता नहीं की अपनी कि उनका क्या होगा, अपने देश की चिंता की। ऐसे हर उस व्यक्ति को, हर उस नेता को जो अपने देश की जनता को इतना चाहता है, अपने मुल्क को इतना चाहता है, उसको कौन भला सलाम नहीं करेगा। मैं भी सलाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदाब सर। तो दोस्तों आज हमारी इस संक्षिप्त टिप्पणी के बाद हम फिर इस तरह के कार्यक्रम देखेंगे कि ईरान में और क्या क्या हो रहा है। आपको आगे हम और कोशिश करेंगे कि कोई कार्यक्रम अगर लगता है कि आपको दिखाना चाहिए तो हम ज़रूर एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा कार्यक्रम ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।